आपसी गुटबाजी को छोड़ के बीजेपी ने तैयारी कर ली है साल 2027 में अखिलेश यादव के पीडीए के बदले कुछ नया करने की और लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की। अखिलेश यादव के पीडीए का बोलबाला लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ा जब नतीजे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में आए। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने किसी में से किसी पंडित ने यह दावा नहीं किया था कि अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस की भी उत्तर प्रदेश के भीतर 6 लोकसभा की सीटें आ जाएंगी, लेकिन पीडीए के दम पे वो आखिरकार होकर दिख गया और अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस को भी बड़ा फायदा मिला। बीजेपी योगी के नेतृत्व में ही जाति वाले पैटर्न पे काम करने की कोशिश कर रही है और यूपी के अलग अलग डिवीजन को बांटने की कोशिश कर रही है, जिसमें सबसे पहले पूर्वांचल को बांटा गया है। पूर्वांचल के अलावा अवध को अलग हिस्से में रखा गया है और पश्चिम में जातियों के अंदर अलग अलग व्यवस्था की गई है ताकि बीजेपी पश्चिम, अवध और पूर्वांचल यूपी की सियासत के तीनों बेहतर अंग को सही से साध पाए। लेकिन यह होगा कैसे और पीडीए का विकल्प निकलेगा कैसे, इस बात को समझने के लिए आपको हमारे साथ कुछ देर के लिए जुड़ना पड़ेगा। अखिलेश यादव के पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा था। उन्होंने उस डिवीजन में किसी पिछड़े को अलग कैटेगरी में नहीं रखा था। हुकुम कमेटी के मुताबिक साल 2001 में एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिस रिपोर्ट में यह बताया गया कि यूपी के भीतर लगभग 50% से 1-2% ज्यादा या कम यूपी में ओबीसी आबादी है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा यादवों का है जो लगभग 19.4% है और यह वो आंकड़ा है जिससे बीजेपी अब मेहनत करके हासिल करना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने पीडीए के बदले पीपीआर मॉडल पूर्वांचल के लिए तैयार किया है, जबकि पश्चिम के लिए यह मॉडल दूसरा हो जाएगा। और बीजेपी में इस बात की भी चिंता बढ़ गई है कि जो पीपीआर मॉडल है अगर सही से काम करेगा तो इसका फायदा बीजेपी को बिहार चुनाव के दौरान भी मिल सकता है। पूर्वांचल में कई ऐसी सीटें हैं, खासतौर से लोकसभा की, जहां पे राजभर वोटर जो है वो डिसाइड करते हैं और विधानसभा की कई सीटें हैं जहां पे निषाद, राजभर, मल्लाह, कुर्मी और मौर्य जो जाति होती है वो डिसाइडिंग फैक्टर में होती है। तो एक एक करके समझते हैं कि आखिर बीजेपी ने पीडीए के बदले पीपीआर मॉडल पूर्वांचल में क्यों किया। दरअसल अनुप्रिया पटेल और बीजेपी का पहले से गठबंधन है। उस पीपीआर में एक पीआर मतलब पटेल होता है और पटेलों को साधने की कोशिश बीजेपी शुरू से कर रही है और अब उसे नतीजे पे पहुंचाना चाहेगी और 2017 के जीत को दोहराने की कोशिश 27 में की जाएगी। पटेल और कुर्मी वोटर अगर यूपी में मिला दिया जाए तो कुल लगभग 7.5% वोट हो जाते हैं और इस पे बीजेपी की पूरी नजर है और अखिलेश के पीडीए के बदले एक पी बीजेपी ने तैयार कर लिया है। दूसरा है यूपी में राजभर वोटर, खास तौर से पूर्वांचल में बहुत निर्णायक स्थिति में है। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर को ग्राम पंचायती मंत्रालय दिया गया है और उन्हें सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा गया है। ओम प्रकाश राजभर को दिल्ली नेतृत्व ने समझाया है कि अगर आपको बीजेपी में रहना है तो सरकार विरोधी आप कोई भी बयान नहीं देंगे। इसीलिए सदन के भीतर आज ओम प्रकाश राजभर लंबे वक्त के बाद योगी के सामने सिर झुकाए देखे गए। राजभर वोटर को अगर बीजेपी पूर्वांचल में साधने के लिए तैयार है तो फिर पूर्वांचल के भीतर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के गठबंधन को उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितनी लोकसभा में सीटें मिली। जो राजभर वोटर है वो बीजेपी से ज्यादा ओम प्रकाश राजभर से नाराज था। इसीलिए जो मऊ सीट है जहां से उनके बेटे चुनावी मैदान में थे, वहां पे भी राजभर वोटर ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को ही वोट किया था। सीधे तौर पे अगर आप समझे तो पीपीआर मॉडल ठीक उसी पैटर्न पे काम करेगा जैसे अखिलेश यादव का पीडीए करता है, लेकिन इस मॉडल में किसी भी जिले में, किसी भी मंडल में और किसी भी डिवीजन में बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को नहीं जोड़ा है, जो इस कड़ी का एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। बीजेपी ये बात समझ चुकी है कि मुसलमान बीजेपी को वोट न के बराबर करेंगे और उन्हें साधने से बेहतर है फ्रंट लाइन पे काम करना चाहिए और इसीलिए दूसरे डिवीजन पर भी बीजेपी की नजर है। पूर्वांचल में पीपीआर मॉडल बनेगा, पटेल, पासी और राजभर के साथ पासी एक ऐसा समुदाय है यूपी का, एक ऐसी जाति है यूपी की जो कई सीटों पे डिसाइड करती है कि कौन कैंडिडेट जीतेगा। यूपी के 20 लोकसभा पर उनको डिसाइडिंग फैक्टर कहा जाता है और विधानसभा चुनावों में भी ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
शुरुआत से ही बीजेपी पश्चिम और पूर्वांचल दोनों को अलग डिवीजन में बांटकर चलती है और दोनों के अलग अलग नैरेटिव गढ़ा जाता है। बीजेपी को पश्चिम में कम नुकसान हुआ, पूर्वांचल में ज्यादा नुकसान हुआ, इसलिए बीजेपी जाति वाले पैटर्न पे पूर्वांचल में जा रही है और धर्म वाले पैटर्न पे पश्चिम में जाने की कोशिश कर रही है। ठाकुर जो वोटर है वो आपने देखा कि राजा भैया के प्रणाम करने के बाद या राजनाथ सिंह के साथ योगी आदित्यनाथ को दिखाए जाने के बाद उनके अंदर ये उम्मीद जगी है कि योगी ही आने वाले वक्त में उनके नेता हैं। तो जो पश्चिम का जो राजपूत है वो खुले तौर पे अब योगी के साथ आ जाएगा और जब राजपूत जब आएगा तो जाट भी राजपूतों के साथ मन बदलते हैं। इसीलिए बीजेपी जाट और राजपूतों को मनाने के लिए कुछ एक जैसा प्रयोग करती है और पहले से ही चौटाला परिवार के बेटे बीजेपी के साथ गठबंधन में है और नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। तो बीजेपी जाट और राजपूत को अगर पश्चिम में साध लेगी तो हिंदुओं के बहुल इलाकों में उन्हें इकट्ठा वोट मिलेगा। कहने का मतलब यह कि जैसे पश्चिम में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी इसलिए फंसती है क्योंकि वहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है। उदाहरण के लिए संभल, उदाहरण के लिए रामपुर, उदाहरण के लिए मुरादाबाद, उदाहरण के लिए ऐसे कई जिले पश्चिम में आपको मिलेंगे जहां पर विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों का वोट फैक्टर है और वो डिसाइड करते हैं कि जीतेगा कौन। इसीलिए बीजेपी ने जाटों को, राजपूतों को मना लिया है और साथ में गैर ओबीसी वोटरों को भी, गैर यादव ओबीसी वोटरों को भी मनाने के लिए बीजेपी नए सिरे से काम करने की कोशिश करेगी। बीजेपी यह भी जानती है कि पश्चिम का दलित अगर उनके पाले में आया तो फिर विधानसभा चुनाव में 325 का नंबर दूर नहीं रहेगा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अभी इस मुस्कुराहट में है कि बीजेपी के पास पीडीए का कोई विकल्प नहीं मिला है, लेकिन शायद ये उनका या तो अति आत्मविश्वास हो या फिर उनकी गलतफहमी हो। बीजेपी ने इस पैटर्न पे काम करने की कोशिश की है और बीजेपी ये जानती है कि चाहे वो बनिया हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ये वोटर उनके पास जा सकते हैं अगर केंद्रीय नेतृत्व ने कोई नया विवाद पैदा नहीं किया। तो बीजेपी के लिए मुश्किल है यादवों को मनाना और खास तौर से यादवों के साथ उन गैर ओबीसी वोटरों को मनाना जो यादव के अलावा यादव ही जाति में आते हैं, जिन्हें उपजातियों में रखा जाता है। उन वोटरों को मनाने के लिए बीजेपी नए प्रयोग कर रही है। आपने देखा होगा कि बीजेपी कुर्मी वोटरों पर भी बहुत ज्यादा फोकस रहती है, इसीलिए यूपी के महाराजगंज जिले से एक नेता को कुर्मी के तौर पे मोदी सरकार में जगह दी गई है। आपने देखा कि राजभर को योगी कैबिनेट में जगह दी गई है। आपने देखा कि पटेलों को बीजेपी ने केंद्र में मंत्री बनाया है। पश्चिम में जयंत चौधरी को मोदी सरकार ने अपने साथ जोड़ा हुआ है। इसी तरीके से बीजेपी दलित वोटरों को भी साधने की कोशिश कर रही है और बेरठ जैसी बहुत पेचीदा सीट पे बीजेपी दलित चेहरों पे फोकस करने की कोशिश करेगी। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को बनाया गया था। ये वक्त बहुत बीत गया, लेकिन उन्हें आगरा से चुनावी मैदान में भेजा गया और उन्होंने विधानसभा चुनाव जीत लिया था। तो बीजेपी हर पैटर्न पे काम करने की कोशिश कर रही है। सवाल सिर्फ ये था कि जो संविधान का जिक्र अयोध्या से हुआ था उसके बाद यूपी का दलित वोटर डर गया था। ऐसा मैसेज दिया गया था कि भाई अगर इनकी सरकार बनी तो संविधान में बदलाव किया जाएगा और आपका आरक्षण वापस लिया जाएगा। इसीलिए जब दिल्ली से योगी आदित्यनाथ लौटे तो सबसे पहला और कड़ा प्रहार उन्होंने विपक्ष के उसी एजेंडे पर किया जो एजेंडा चुनाव में काम कर गया था और उन्होंने ओबीसी को गुमराह करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने इशारों ही इशारों में रावण कह दिया विपक्ष को। समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है, बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना, हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो यह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सर्व समाज के साथ बेहतर समन्वय करके देश विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को बेनकाब करते हुए। उदाहरण के लिए लखनऊ की 2 लोकसभा सीटें हैं, एक लखनऊ और दूसरी मोहनलालगंज। मोहनलालगंज पहले से ही आरक्षित रहती है और बीजेपी इससे पहले अपने दलित चेहरे के साथ ही चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी पीडीए के गठबंधन के बाद हार गई और बीजेपी को वहां पे नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि मोहनलालगंज की जो सीट है वहां पे
डिसाइडिंग फैक्टर पासी के पास है, इसीलिए बीजेपी अवध में पासी वोटरों को मनाने की कोशिश कर रही होगी। आपने देखा कि सदन के भीतर योगी आदित्यनाथ जिस समाजवादी नेता से बात कर रहे थे वो भी पासी समाज से आते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश बीजेपी लंबे वक्त से कर रही है। यानी कहने का मतलब यह कि बीजेपी जातिगत आकलन करते हुए, क्योंकि देश में कोई 1971 के बाद कोई ठोस ऐसी जनगणना नहीं है जिसमें यह पता किया जा सके कि जातियों की संख्या किस तरीके से बटी है, इसीलिए विपक्ष जातिगत आरक्षण की मांग कर रहा है। और बीजेपी हुकुम वाली जो रिपोर्ट है, हुकुम कमेटी की जो रिपोर्ट है साल 2001 में जो आई, उसी रिपोर्ट पे चलने की कोशिश कर रही है। अगर उस पैटर्न को भी बीजेपी फॉलो करती है तो भारी संख्या में बीजेपी के जो घटे हुए वोट हैं वो बढ़ सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को दिया है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बीजेपी का अध्यक्ष कोई बहुत निचली जाति से हो सकता है, दलित या फिर ओबीसी चेहरे का हो सकता है। और बीजेपी अब हार्ड लाइन पे काम करेगी। जैसे मध्य प्रदेश के सीएम के नाम के आगे यादव जुड़ा है, बीजेपी वही प्रयोग यूपी में भी करने वाली है, क्योंकि अब बताना ना पड़े कि उनका अध्यक्ष ओबीसी वोटर से आता है। ऐसा कोई नाम आएगा जब पश्चिम के लोग भी समझ जाएंगे कि उनकी जाति क्या है और पूरब के लोग भी समझ जाएंगे उनकी जाति क्या है। यही प्रयोग बीजेपी यहां करने वाली है। संभावनाएं यही है कि कुर्मी समाज से बीजेपी कोई अपने बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करेगी। जाहिर तौर पे कुर्मी वोटर ऐसा है जो पटेलों के साथ मिल जाए तो कई सीटों पे बीजेपी को बढ़ोतरी मिल सकती है। यादव वोटर में बीजेपी बहुत सेंधमारी नहीं कर पाएगी, लेकिन गैर यादव वोटरों में कुर्मी जो जाति होती है उनकी एक बहुल संख्या है, मौर्य जो होते हैं उनकी एक बहुल संख्या है। और बीजेपी उसी फायदे के लिए केशव प्रसाद मौर्य से डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं ले रही है। अदरवाइज कहानी बीजेपी में यह बन चुकी थी कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम की कुर्सी से उन्हें छोड़कर जाना पड़ता। योगी को यही संदेश दिया गया है, जातिगत व्यवस्था बनाए रहते हुए आपको यूपी में बदलाव करना है।